हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो आप लोग ले जो केस लेकर के आए हूँ, यह जो केस जो आप देख रहे हैं, यह बहुत ही ख़तरनाक केस है। देखने में लग रहा है कि यह डाउनर काउन सिंड्रोम का है, लेकिन यह डाउनर काउन सिंड्रोम में पशु क्यों गया, ये सबसे बड़ा डायग्नोसिस है। ये हमारी टीम के सदस्य हैं जो नीडल के द्वारा पंच करके इसका चेक कर रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक है, कहीं पैरालिसिस तो नहीं मार दिया है। और ये देखिए, पंच करने के बाद जो है कहीं कहीं जैसे ही आप पंच मार देखिए पूँछ हिलाने लगी, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी सही है और पशु को जो है पैरालिसिस नहीं मारा है। पशु जो है यह गिर नस्ल की गाय है और इसे पशुपालक के द्वारा बहुत ही शौक से रखा गया था, लेकिन यह पशु जो है डाउनर काउन सिंड्रोम में क्यों चली गई, ये सबसे बड़ी डायग्नोसिस का चीज़ है। और इसका प्रोग्रेस क्या है, ये भी एक डायग्नोसिस का हिस्सा है। अगर आपको ये पता चला गया कि यहाँ से पशु को खड़ा नहीं किया जा सकता है, तो आप पशुपालक से सहमति लेकर के ही आप इलाज करें, नहीं तो उससे क्या होता है कि आगे परेशानी ना हो। क्योंकि यह जो पशु आप जो देख रहे हैं, ये उसका प्रोग्रेस ही पूरी तरह से पुअर है और यह पशु खड़ी नहीं हो पाएगी, 99% खड़ी नहीं होगी। क्यों नहीं खड़ा होगी, ये डायग्नोसिस का चीज़ है। पशुओं में इलाज से पहले आपको डायग्नोसिस करना होता है कि ये किस कारण से पशु जो बैठ गई और ये खड़ी क्यों नहीं हो पाएगी, जबकि इसका जो सिटिंग है, जो बैठने का पोजीशन है, वो भी सही है। यह ना तो इसका हिप जॉइंट डिसलोकेशन है, ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, यह ना तो मेटाबॉलिज्म के कारण यह है जो डाउनर काउन सिंड्रोम में गया है। इसका जो कारण जो है वो कम फूडिंग है, जिसे कम फूडिंग डाउनर काउन सिंड्रोम कहते हैं। कम चारा खाने के कारण या कम चारा देने के कारण जो है पशु धीरे धीरे वीकनेस होता चला गया और पशु जो है वो बैठ गई। डाउनर काउन सिंड्रोम एक मेटाबॉलिज्म बीमारी है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम कम या ज़्यादा होना ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डाउनर काउन सिंड्रोम का आपका पहचान है कि पशु बार बार खड़ा होने का कोशिश करता है, लेकिन पशु खड़ा नहीं हो पाती है। जैसे ही पशु को आप खड़ा करने जाते हैं, पशु जो है पूरे शरीर को ज़मीन से पकड़ लेता है। वो अपने शरीर पर वजन ही नहीं देना चाहती है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटते हैं तो पशु जो है वो खड़ा होने का कोशिश करती है और आगे से पशु खड़ा हो जाती है, लेकिन पीछे से पशु खड़ा नहीं हो पाती है, जिसके कारण बहुत लोग इसे डायग्नोसिस में पैरालिसिस मान लेते हैं कि पीछे का पोजीशन में जो है वो पैरालिसिस मार लिया है। बहुत लोग इसे हिप जॉइंट डिसलोकेशन समझ लेते हैं, बहुत लोग इसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी समझ लेते हैं, लेकिन सभी को एक दूसरे से डिफरेंट करना होता है। क्योंकि एक साथ पशुओं में 3 से 4 बीमारी के लक्षण एक साथ आते हैं और सभी बीमारी को आपका इटियोलॉजी पता होना चाहिए, उसका डायग्नोसिस और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक बीमारी को दूसरी बीमारी से आप डिफरेंट कर सकते हैं। पशुओं में सिस्टम के द्वारा ही आपको डायग्नोसिस करना होता है। इस पशु को जो है 6 महीने से कम फूडिंग पर रखा गया। क्यों रखा गया, ये भी एक कारण था, क्योंकि यह पशु जो है रिकरेंटी टेम्पेनी में रहती थी। इसको पेट में अफारा आ जाता था। जैसे ही यह पशु ज़्यादा मात्रा में चारा खाती थी, भरपूर मात्रा में चारा खाना चाहती थी, जैसे ही ये पशु चारा भरपूर मात्रा में खाती थी, उसके पेट में अफारा बन जाता था और पशु का जो है बैठ भी नहीं पाती थी, इस तरह के पेट में अफारा बन जाता था। जैसे ही इसे मेडिसिन दिया जाता था, पेट का अफारा कम हो जाता था या पच जाता था पूरी तरह से। उसके बाद कम चारा देने के बाद इसे धीरे धीरे जो है ये 6 महीने तक पशु जो है खड़ी रही और धीरे धीरे इसका शरीर जो है लगातार कमज़ोर होते चली।
इसका रिकरेंटी टेम्पेनी का कारण क्या है, ये डायग्नोसिस करने का चीज़ है, क्योंकि रिकरेंटी टेम्पेनी या तो फॉरेन बॉडी का केस में होता है। फॉरेन बॉडी में ये देखना पड़ता है कि ये मेटेलिक है कि नॉन मेटेलिक है। अगर मेटेलिक इसे रहता तो उसमें पशु जो है उसमें टेम्परेचर बना हुआ रहता है, लेकिन टेम्परेचर तभी बना हुआ रहता है जब मेटेलिक चीज़ वहाँ जब रेटिकुलम को छेद करता है तब टेम्परेचर बना हुआ रहता है, क्योंकि जैसे ही वो कील जो है इंजरी करता है, जख्म देता है या कहीं जो है रेटिकुलम में छेद करता है, तब जा कर के टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन 103-4 से तक बना हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही एनाल्जेसिक दवाइयाँ दी जाती है टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जैसे ही पशु चारा खाएगा तो उसमें होगा। लेकिन इस पशु का जो है टेम्परेचर बना हुआ नहीं रहता था, या तो हो सकता है मेटेलिक चीज़ जो है तो वो रेटिकुलम में पड़ा हुआ हो, जिसके कारण है कि जैसे ही चारा खाने के बाद पशु का पेट में अफारा आ जाता था। या फिर नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, इसमें प्लास्टिक वगैरह भी हो सकता है कि वो रूमेन में पड़ा हुआ हो, जैसे ही चारा जाता हो और पेट में अफारा बन जाता है। जैसे जैसे अफारा का इलाज किया जाता था और पूरी तरह से इसका पेट पच जाता था, लेकिन भरपूर चारा जब भी ये पशु खाती थी पेट में अफारा बन जाता। इसे वेटनरी कॉलेज भी ले जाया गया था, लेकिन वहाँ पर भी यहाँ से पेट पचा करके भेजा गया था, क्योंकि गाड़ी से इसे ट्रांसपोर्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ पशुपालक के द्वारा बताया गया कि यहाँ सर्जरी नहीं घर पर करवाना चाहें, इसीलिए इसे वेटनरी कॉलेज भेज दिया गया मेरे द्वारा। और वहाँ पर जाने के बाद केवल इसे फ्लूइड थेरेपी दे करके और इसे जो है साथ में पेट के अफारा के लिए रूमेन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करके फिर यहाँ रिटर्न आ गया, जिसके बाद फिर इसका इलाज किया गया और इसे कम फूडिंग पर रखा गया। कम फूडिंग खाने के कारण पशु के पेट में अफारा नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे पशु वीकनेस होता चला गया और यह पशु बैठ गया। यहाँ से पशु को खड़ा जो है वो प्रोग्रेसी पूरी तरह से पुअर है, यह पशु खड़ा नहीं हो पाएगी। लेकिन जब तक पशु के सांस है तब तक प्रयास है, पशुपालक के द्वारा बताया गया कि ये जब तक जिंदा है तब तक इसका सेवा किया जाए और इस तरह के फ्लूइड इसे लगातार दिया जाएगा। फ्लूइड के रूप में इसे डीएनएस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर बक्ट्रोज रिंटोज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सीबीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिप्रोनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेटाबॉलिज्म के लिए मोटाबोलिन का इंजेक्शन भी यूज किया जा रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ में इसमें ट्राइरेडिसोल एच का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका लगातार इलाज किया जा रहा है, लेकिन प्रोग्रेस पुअर है। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल